हेलो बच्चों, तो जैसा कि आपको पता है कि हमने हमारी मोनेरा की लास्ट क्लास में शेप्स के बेस पे और फ्लैजिला की प्रेजेंस या एब्सेंस के बेस पे कुछ टर्म्स पढ़ी थी। अब हम अपने जो किंगडम मोनेरा है उसको डिटेल में शुरू करते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको ये बताया था कि किंगडम मोनेरा के अंदर हमें 4 ग्रुप में ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। तो अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं और जो सबसे पहला ग्रुप हम बैक्टीरिया का पढ़ेंगे वो है आर्कीबैक्टीरिया। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि आर्की का मतलब होता है सबसे पुराना यानी सबसे प्रिमिटिव। तो दिस आर्कीबैक्टीरिया इज द मोस्ट एंशिएंट वन एंड द मोस्ट प्रिमिटिव वन। ठीक है, ये सबसे पुराना और सबसे प्रिमिटिव बैक्टीरिया है। ये जो बैक्टीरिया है ये बहुत ही हार्श और बहुत ही एडवर्स कंडीशंस में सरवाइव करता है, चाहे वो कंडीशन बहुत ही हाई टेम्परेचर की हो या वो कंडीशन बहुत ही हाई सॉल्ट की हो यानी सॉल्ट बहुत ज़्यादा है या फिर किसी प्लेस की एसिडिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी हार्श कंडीशन होती है वहां पर ये जो आर्कीबैक्टीरिया है ये सरवाइव करता है। ठीक है, ये आर्कीबैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है कि इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होगी। तो इसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया ये सब इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। दूसरा, इसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होता। इंस्टेड न्यूक्लियस की जगह पर इसमें एक डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर है जिसपे जेनेटिक मटेरियल कंपाइल होता है, वो है न्यूक्लियोइड। ठीक, अब ये जो आर्कीबैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं जिसकी हमने कुछ ये बेसिक कैरेक्टर्स पढ़ी हैं, ये मल्टीप्लाई किस मेथड से करता है, बेसिकली रिप्रोड्यूस किस मेथड से करता है। तो इसके रिप्रोडक्शन का जो मीन है वो है बाइनरी फ्यूजन। सबसे कॉमन मेथड होता है ये रिप्रोडक्शन का बैक्टीरिया में, तो आर्कीबैक्टीरिया भी इसी बाइनरी फ्यूजन मेथड के साथ जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। अब हम आर्कीबैक्टीरिया के एक एक ऑर्गेनिज्म को मतलब इसके अलग अलग फॉर्म्स को पढ़ने से पहले एक चीज जानते हैं। हम ये बोलते हैं कि आर्कीबैक्टीरिया बहुत ही एडवर्स कंडीशन में सरवाइव करता है। सवाल उठता है कि आर्कीबैक्टीरिया में ऐसा क्या है जो वो एडवर्स कंडीशन में सरवाइव कर सकता है, विच मेक्स इट कॉम्पिटेंट इनफ टू क्रॉस एवरी अनफेवरेबल कंडीशंस। तो वो जो क्राइटेरिया है उसमें सबसे पहली चीज, जो 2 चीजें इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो ये आर्कीबैक्टीरिया है इसका जो सेल मेम्ब्रेन है इट इज मेड अप ऑफ ब्रांच्ड लिपिड्स एंड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये ब्रांच्ड लिपिड्स और हाइड्रोकार्बन्स जो हैं इस बैक्टीरिया को एनेबल करते हैं टू सर्वाइव द एडवर्स कंडीशंस, टू सर्वाइव द हॉस्टाइल कंडीशंस। नाउ दिस लिपिड एज यू नो फैट्स को हम एक तरीके से लिपिड बोलते हैं और हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन और हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, तो इसके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं तो वो सारी चीज मिलकर सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। इसके अलावा जो दूसरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इसे एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव कराता है वो है इसकी सेल वॉल। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ डायग्राम की तो ये देखो, मान लो ये जो लेयर है ये आर्कीबैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है। इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है, बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के बाहर ही तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर ये जो है इसकी सेल वॉल प्रेजेंट है और ये जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ एस प्रोटीन्स। ये सेल वॉल एस प्रोटीन्स यानी कि सरफेस प्रोटीन्स से बनी होती है जो इसको हेल्प करती है एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करने में। इनफैक्ट कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि इन दोनों के बीच में एक और लेयर प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले मान लेते हैं हमारा प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर देखी गई है। ये वाली जो लेयर है ये सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में है एंड दिस लेयर इज नोन एज सूडोम्यूरामिक एसिड। सूडोम्यूरामिक
म्यूरामिक एसिड। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि जो बैक्टीरिया होती है उसकी वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी होती है, लेकिन मैंने आपको एक चीज और बोली थी कि जब भी हम बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं, एट दैट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट यू बैक्टीरिया, नॉट दी अदर फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। आर्किया, साइनो या फिर माइकोप्लाज्मा की बात नहीं करते हैं हम, जो नॉर्मल बैक्टीरिया है, जो यू बैक्टीरिया, उसकी बात करते हैं। तो इसकी जो आर्की बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बाहर एक लेयर होती है विच इज मेड अप ऑफ सूडाम्यूरामिक एसिड, और इस सूडाम्यूरामिक एसिड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं हमारे सरफेस प्रोटीन्स, यानी कि सरफेस प्रोटीन से मिलकर बनी हुई सेल वॉल। तो ये दो कंडीशन है, और एक ये सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी है जो एनेबल करती है आर्की बैक्टीरिया को बहुत ही एडवर्स और बहुत ही हाई कंडीशन को पास थ्रू करने के। ठीक है, अब जो है आर्की बैक्टीरिया को हमने बोला कि अलग अलग तरीके की कंडीशंस में सरवाइव करते हैं। ये जिस कंडीशन में सरवाइव करते हैं उसके हिसाब से हमने इन लोगों को, इन ऑर्गेनिजम्स को या बेसिकली बैक्टीरिया को क्लब करके कुछ ग्रुप्स बनाए हैं। तो सबसे पहले ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला नाम मैं यहाँ पर लिखती हूँ थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो एसिडोफिल्स, देखो नाम से पता चल रहा है, थर्मो का मतलब है हाई टेम्परेचर, एसिडो का मतलब है हाई एसिडिटी, और जहां पर भी वर्ड फिल्स आ जाए उसका मतलब होता है लविंग। यानी ये वो आर्की बैक्टीरिया है जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिक कंडीशंस में भी सरवाइव करते हैं। ये जो बैक्टीरिया है ये हमें हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग्स में देखने को मिलते हैं। ये वो जगह है जहां हमें बैक्टीरिया मिल सकते हैं, बेसिकली उनकी लोकेशन है। इन पर जो पीएच होता है वो 2 तक का होता है, यानी आप अंदाजा लगा लो अगर 2 है पीएच तो वो जो एरिया है वो कितना एसिडिक है। इसके अलावा यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 80 डिग्री तक पहुंच जाता है, ठीक है, और कई बार 100 डिग्री तक भी होता है। तो वहां पर भी ये जो थर्मो एसिडोफिल्स हैं ये बहुत ही आराम से मिलते हैं। थर्मो एसिडोफिल्स में एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है थर्मो एक्वेटिकस, ठीक है, या फिर थर्मल एक्वेटिकस। ये जो थर्मो एक्वेटिकस बैक्टीरिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप 12th क्लास में आके बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हो तो वहां पर ये बैक्टीरिया बहुत काम का है। क्यों? क्योंकि जो ये थर्मो एक्वेटिकस बैक्टीरिया है इसके अंदर से हम एक एंजाइम निकालते हैं जिस एंजाइम का नाम होता है टैक पॉलीमरेज। क्योंकि ये बैक्टीरिया बहुत ही हाई टेम्परेचर पर भी सर्वाइव करता है तो इससे मिलने वाला वो एंजाइम जो टैक पॉलीमरेज एंजाइम है वो भी हाईली स्टेबल है हाई टेम्परेचर पे। तो इसको हम पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में यूज करते हैं जहां पर हमें सेल का रिएक्शन बहुत ही हाई टेम्परेचर पे कराना है। नॉर्मली कोई भी एंजाइम हाई टेम्परेचर पे जो है वो डीनेचर हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा एंजाइम प्रेजेंट हो जो कि हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सके, जैसा कि इसको थर्मो एक्वेटिकस नहीं, इसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस, ठीक है। तो थर्मस एक्वेटिकस से जो हमें मिलता है टैक पॉलीमरेज उसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है पहला ग्रुप जो कि है थर्मो एसिडोफिल्स। इसके बाद हमारे पास एक और दूसरा ग्रुप आता है जिसे हम बोलते हैं मीथेनोजन्स, ठीक है। अगेन मैं टर्म तोड़ रही हूँ, जैसा मैंने पहले बोला था जहां पर भी टर्म में ब्रेक करती हूँ उसे अपने नोट्स वाले पॉइंट पर लिख लिया करो। तो मीथेनो यानी कि मीथेन और जेन यानी जेनरेट करने वाले, यानी ये वो बैक्टीरिया हैं जो मीथेन जेनरेट करते हैं बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को यूज करके ये जो बैक्टीरिया हैं ये मीथेन गैस को जेनरेट करते हैं। ये बैक्टीरिया हमें 2 लोकेशन में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो लोकेशन वो है मार्शी एरियाज, जैसे कि नाली वगैरह में जो है गली में आप लोगों ने सीवर वगैरह ड्रेनेज देखा होगा, तो उन मार्शी एरियाज में हमें ये मीथेनोजन्स मिलते हैं। इसके अलावा ये मिलते हैं इन द इंटेस्टाइन ऑफ रूडिमेंट्री एनिमल्स। बेसिकली जो रूडिमेंट्री एनिमल्स हैं उसका एग्जाम्पल काऊ। देखो ये जो मीथेनोजन बैक्टीरिया है ये काऊ जैसे रूडिमेंट्री एनिमल्स के इंटेस्टाइन में भी मिलते हैं। सवाल उठता है रूडिमेंट्री क्या है? कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं
जैसे अगर काऊ के बारे में आपने लोकल लैंग्वेज में एक चीज सुनी होगी कि वो जुगाली करती है। बेसिकली उसने जो खाना खाया है, जो भी उसने ग्रास का इंटेक किया है, वो ग्रास एक बार खाने के बाद उस ग्रास को एक फर्स्ट टाइम में तो एकदम से जो है खाने को अंदर ले जाएगी, इंटेस्टाइन में अंदर इंजेस्ट कर लेगी, और जब वो फ्री बैठे होते हैं तब वो उस खाने को दोबारा से अपने माउथ में लेकर आते हैं और आराम से उस खाने को डाइजेस्ट करती है। तो ये जो जुगाली करना है, यही ये रूडिमेंट्री एनिमल्स होते हैं, काऊ वगैरह में देखने को मिलता है, और उन्हीं एनिमल्स के अंदर ये मीथेनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं। अगर मैं मीथेनोजेंस बैक्टीरिया के एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें एग्जाम्पल बनता है हमारा मीथेनोकोकस, और इसके अलावा एग्जाम्पल बनता है मीथेनोबैक्टीरियम। अब इसके बाद हम आ जाते हैं एक थर्ड ग्रुप पे, जगह नहीं है बट मैं यहीं पर लिख देती हूँ। तो यहाँ के बाद हमारा थर्ड ग्रुप जो है वो कंडीशन शुरू हो जाती है। देखो, हाई टेम्परेचर देख लिया, एसिडिटी देख ली, मीथेन वाला देख लिया, बच क्या गया? हाई सॉल्ट कंडीशन। यानी हाई सॉल्ट कंडीशन में सर्वाइव करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनको हम बोलते हैं हेलोफिल्स। ठीक है, फिल्स का मतलब फिर से लविंग हुआ, और हेलो का मतलब हुआ सॉल्ट या सैलिनिटी। तो ये वो आर्कीबैक्टीरिया है जो ऐसे एरियाज पे मिलते हैं जहां पर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और हेलोफिल्स का बेस्ट एग्जाम्पल है हेलोकोकस बोल लो या हेलोबैक्टीरियम बोल लो। ठीक है, तो ये जो है इनके बेस्ट एग्जाम्पल हैं हेलोफिल्स की। अगर हम बात करें हेलोफिल्स की, एक चीज को जरा ध्यान से समझना। मान लो ये मेरा सेल है और यहाँ पर बहुत ही हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, तो अंदर वाला जो मीडियम है वो हाइपो मीडियम होगा, बाहर वाला जो मीडियम है वो हाइपर मीडियम होगा। ये मैं यहाँ पर आपको हेलोफिल्स के लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों ने 10th में ऑस्मोसिस पढ़ा होगा तो ये पढ़ा था ना कि अगर बाहर मतलब अंदर सेल के अंदर जो है अभी वाटर बहुत सॉल्वेंट जो है वो काफी इनफ अमाउंट में है, लेकिन बाहर हाइपर कंडीशन है, तो क्या होगा? अंदर से जो मटेरियल है वो बाहर मूव कर जाएगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो सेल है वो बहुत ज्यादा सॉल्ट कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि सेल का सारा जो भी मटेरियल है वो बाहर निकल जाएगा, तो सेल जो है वो ड्राई होकर मर जाएगा। सेल विल नॉट सर्वाइव, इट विल डाई। लेकिन ऐसी जो कंडीशन है वो हेलोफिल्स में नहीं होती। ठीक है, क्यों? क्योंकि फिर से मैं उसी चीज पर आ जाती हूँ कि जो आर्कीबैक्टीरिया है उसकी जो वॉल है वो बहुत ही हार्ड वॉल है, क्योंकि उसके पास सरफेस प्रोटीन है, उसके पास सूडोग्रामिक एसिड है, और इसी वजह से एक और चीज बोली जाती है कि लाइसोजाइम्स जो है ना, लाइसोजाइम्स को बेसिकली हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोलते हैं, जो किसी भी सेल की सेल वॉल को डाइजेस्ट कर जाते हैं। लेकिन ये जो लाइसोजाइम्स हैं ये आर्कीबैक्टीरिया पर कुछ भी असर नहीं डालते, क्योंकि ये उसकी सेल वॉल को डिग्रेड नहीं कर पाते। इसकी सेल वॉल इतनी हार्ड, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इनफैक्ट इसका सेल मेम्ब्रेन भी इतना कॉम्प्लेक्स है कि लाइसोजाइम्स जैसे एंजाइम भी इस पर काम नहीं कर पाते, और इस वजह से हाई सॉल्ट कंडीशन में और हाई टेम्परेचर और एसिडिटी में भी ये सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो ये आर्कीबैक्टीरिया था। इसी के साथ हमारा आर्कीबैक्टीरिया खत्म होता है। इसके बाद हम आते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पे, जो कि है यूबैक्टीरिया। तो हम आ जाते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पे, जिसका नाम है यूबैक्टीरिया। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है यूबैक्टीरिया, यू यानी ट्रू, जहां पर भी यू वर्ड आता है इसका मतलब है ट्रू बैक्टीरिया। तो जब कभी भी हम बैक्टीरिया की बात करते हैं या उसके कोई जनरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट दिस यूबैक्टीरिया। अब यूबैक्टीरिया में शुरू करने से पहले सबसे पहली बात, जो यूबैक्टीरिया है इसकी सेल वॉल किस चीज की बनी होगी? इसकी सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन्स की, और ये भी प्रोकैरियोटिक है, इसके पास भी न्यूक्लियस एब्सेंट है और इसके पास भी क्या है? न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। अब इस यूबैक्टीरिया को हम अलग अलग बेसिस पे डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है,
हम इसको इसके न्यूट्रिशन के बेसिस पर भी डिवाइड करके पढ़ सकते हैं और हम इसके रेस्पिरेशन के बेसिस पर भी डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। तो जो सबसे पहला बेस मैं डिवाइड करके पढ़ना चाह रही हूँ, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन। तो जो पहला बेस मैं यहाँ पढ़ना चाह रही हूँ वो मैं इसको रेस्पिरेशन के बेस पे डिवाइड करना चाह रही हूँ। देखो, रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, जिसके अंदर जो भी सबस्ट्रेट या जो भी न्यूट्रिएंट है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, उसकी ऑक्सीडेशन होती है ताकि बॉडी को काम करने की एनर्जी मिल सके। एनर्जी मिलना मतलब क्या है कि एटीपी जनरेट हो सके। अब ये जो एटीपी जनरेशन है या फिर ये जो एनर्जी फॉर्मेशन है, इट कैन बी डन इन टू वेज, ईदर इन द presence of oxygen or either in the absence of oxygen. If oxygen is required, then such type of bacteria are known as aerobic bacteria and they show aerobic respiration. And if there is no requirement of oxygen, oxygen is not needed, then such type of bacteria are known as anaerobic bacteria and they show anaerobic respiration. I have already told you once and I am repeating my statement again कि जहाँ पर भी A या N आए उसका मतलब है विदाउट, और एरोबिक यानी ऑक्सीजन, तो विदाउट ऑक्सीजन। अब ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, ये आप जब अपना एनिमल फिजियोलॉजी आएगी वहाँ पर आप रेस्पिरेशन इन एनिमल्स जब पढ़ते हो तो इसके कुछ स्टेप्स में ये रेस्पिरेशन होती है। मैं आपको अभी स्टेप्स की डिटेलिंग नहीं बताऊंगी कि हर साइकिल में क्या होता है, बेसिकली बहुत सारी साइकिल्स चलती हैं, तो हर साइकिल में क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगी। मैं सिर्फ आपको अभी ये बताऊंगी उनके जो नेम्स हैं और वो कहाँ कहाँ पर होते हैं, ठीक है। जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले एक बार मैं एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रही हूँ आपके साथ। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर होने वाला जो पहला काम है वो होता है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। अच्छा, इस पे जाने से पहले रेस्पिरेशन का मतलब तो समझते हो ना, जिसमें ग्लूकोज जो है वो डिग्रेड होता है टू फॉर्म एटीपी एंड रिलीज एनर्जी। तो दोबारा से वापस आते हैं, इसका पहला जो स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस होता है, इसके अंदर 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, वो हम अभी नहीं पढ़ रहे, सिर्फ इतना ध्यान रखो ग्लाइकोलाइसिस होता है। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो इसमें एक साइकिल होती है जिसका नाम है क्रैब साइकिल। दिस इज साइंटिस्ट क्रैब करके एक साइंटिस्ट ने उनके नाम पे क्रैब साइकिल नाम दिया है। थर्ड जो इस एरोबिक रेस्पिरेशन में चेन चलती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एंड दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टैंड्स फॉर ईटीसी, ठीक है, इसको ईटीसी भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और फोर्थ होता है इसके बाद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये जो 4 स्टेप हैं, ये 4 स्टेप होने के बाद रेस्पिरेशन जो है वो खत्म हो जाती है। अभी मैं एक बार बात करती हूँ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल अगर आपको याद हो, एक ऐसा सेल होता है जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट होगी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब कुछ प्रेजेंट होगा। तो नॉर्मली ये जो रेस्पिरेशन है जब ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होती है तो होता क्या है कि जो ग्लाइकोलाइसिस है वो तो साइटोप्लाज्म में होगा, यूकैरियोटिक में भी साइटोप्लाज्म में होता है और प्रोकैरियोटिक में भी साइटोप्लाज्म में होगा। लेकिन जो ये क्रैब साइकिल है ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके मैट्रिक्स में होता है। लेकिन आपको एक बात बहुत ध्यान से पता है कि क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है, तो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, अंदर साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियोइड है, उसके अलावा कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता, कोई ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती। तो यूकैरियोटिक में तो क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगी, लेकिन प्रोकैरियोटिक के अंदर क्रैब साइकिल भी साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, ठीक है। दूसरा ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे होती है, ठीक है। तो जो उसकी इनर फोल्डिंग्स होती है वहां पर ही होता है ईटीसी। लेकिन प्रोकैरियोटिक में ये जो है ये साइटोप्लाज्म में ना होके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होती है, या फिर बेसिकली मैं बोल दूं तो सेल मेम्ब्रेन पर होती है। और सिमिलरली जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर होती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सेल के चारों तरफ है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत बड़ी हुई तो क्या पूरी उस पे ईटीसी या फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन चलेगा? नहीं, ये मेरा सेल है
और यहाँ पर मान लेते हैं न्यूक्लियोइड है। तो ये जो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जगह जगह पे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ फोल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, कुछ जगह पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स होती हैं। इन फोल्डिंग्स को हम नाम देते हैं मीजोजोम्स, ठीक है। तो एक्चुअली में जो ये ईटीसी या ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मीजोजोम्स पे होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन खत्म होता है। हम आ जाते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन पे। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? एक ऐसी रेस्पिरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में किस सबस्ट्रेट को डिग्रेड करके एनर्जी ली जा रही है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, या कोई और मॉलिक्यूल है, उसके बेस पर हम इसको कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन की सबसे पहली जो कैटेगरी हम पढ़ते हैं वो है फर्मेंटेशन। दिस इज फर्मेंटेशन, ठीक है। फर्मेंटेशन जो रेस्पिरेशन है, ये एक तरीके की एनारोबिक रेस्पिरेशन है और इसमें डिग्रेडेशन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। तो जब कार्बोहाइड्रेट्स को डिग्रेड करा जाता है, उसके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है टू फॉर्म एटीपी विच इज बेसिकली द एनर्जी। इसके साथ ये रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ये रिलीज करता है इथाइल अल्कोहल, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में इथेनॉल भी बोलते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स और इथेनॉल और कार्बोहाइड्रेट्स के डिग्रेडेशन से ये तीनों चीज रिलीज होती है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट है, इसलिए हमने नाम दे दिया फर्मेंटेशन। अगर सबस्ट्रेट प्रोटीन है तो उसे हम नाम देते हैं पुट्रीफैक्शन, ठीक है। तो पुट्रीफैक्शन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है वो प्रोटीन है और जो प्रोटीन है वो डिग्रेड करके एनर्जी फॉर्म करेगा। डिग्रेड का मतलब है डिकम्पोज होके, टूट कर, रेस्पायर करके, ठीक। और इसके अलावा अगर और भी कोई मटेरियल, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को छोड़ के जो भी कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, अगर उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो उसे हम सिंपली नाम देते हैं डीके। तो ज्यादातर नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट ही सबस्ट्रेट होता है। तो जब भी हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो हम वहां पर फर्मेंटेशन की बात करते हैं, ठीक। अब ये हो गया। इसके बाद में आपको कुछ टर्म्स हैं जो मैं बताना चाहती हूँ। जो टर्म्स आप देखोगे बहुत कई जगह लिखी हुई मिलेगी आपको। देखो, कई जगह पर आप ये लिखा हुआ देखोगे जिसे हम बोलते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स। इसके अलावा लिखा हुआ मिल सकता है ऑब्लिगेट एनारोबिक्स, ठीक है। इसे ऑब्लिगेटरी एरोबिक्स भी बोल सकते हैं, इसे ऑब्लिगेटरी एनारोबिक्स भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। इसके अलावा कई जगह पर आपको लिखा मिलेगा फैकल्टेटिव एरोब्स और सिमिलरली इसका कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है फैकल्टेटिव एनारोब्स। अब इस टर्म को बहुत ध्यान से समझना। अगर ये समझ नहीं आई तो जब कभी भी ये चीज लिखी जाती है कि ये बैक्टीरिया फैकल्टेटिव एरोबिक है या ऑब्लिगेटरी एरोबिक है, तो वहां पर बहुत कंफ्यूजन होती है। देखो, जब मैं ऑब्लिगेट वर्ड लिखती हूँ, ऑब्लिगेट का मतलब है कंपल्सरी, ठीक है। जैसे बोला जाए यू आर ऑब्लिगेटेड टू स्टडी, पढ़ना तुम्हारे लिए कंपल्सरी चीज है। तो इसी तरीके से ऑब्लिगेट का मतलब होता है कंपल्सरी, और एरोब्स का मतलब जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए। तो ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जिन्हें अपने सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन चाहिए, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस इनमें मस्ट है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेंगे। इसके बाद इसकी दूसरी फॉर्म आती है जो कि है ऑब्लिगेट एनारोब्स, यानी ये ऐसे एनएरोबिक बैक्टीरिया हैं जिन्हें ऑक्सीजन, ऑब्वियसली अगर एनारोबिक है तो ऑक्सीजन तो चाहिए नहीं, लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो गई तो ये बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेगा। तो इसके सर्वाइवल के लिए इसको एनारोबिक कंडीशन ही चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव का मतलब है कि ये भी और ये भी, यानी एडजस्टमेंट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है एरोब्स, तो इसका मतलब है फैकल्टेटिव एरोब्स का मतलब ये है कि ये बैक्टीरिया नॉर्मली एनारोबिक होते हैं। These bacteria are normally anaerobic, यानी इन्हें ऑक्सीजन की एब्सेंस वाली कंडीशन चाहिए, लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाएगी तो भी ये सरवाइव कर लेते हैं, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं फैकल्टेटिव एरोब्स।
सिमिलरली फैकल्टेटिव एनारोब्स, यानी कि यहाँ पर इससे ध्यान रखना, जो यहाँ पे लिखा है उसका उल्टा होता है नॉर्मल कंडीशन। अगर ये एनारोब लिखा है तो इसका मतलब है नॉर्मली ये जो बैक्टीरिया है ये एरोबिक है, यानी नॉर्मली इस बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए, लेकिन अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है किसी रीजन से एनवायरनमेंट में, तो भी ये फैकल्टेटिव एनारोब सर्वाइव कर जाएगा। यानी इसको नॉर्मली तो ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन नहीं है तो भी सर्वाइव करेगा, लेकिन यहाँ पे अगर ऑक्सीजन नहीं है तो सर्वाइव नहीं करेगा। तो ये 4 टर्म्स हैं जो आपको लिखी हुई मिल सकती हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। अभी हमने बात करी है रेस्पिरेशन के बेस पे, इसके बाद हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बेस पे, और फिर हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बेस पे। ठीक है, तो सबसे पहले रेस्पिरेशन खत्म हो गया। अब आगे जो हम चीज लेने वाले हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। तो बच्चों, हम लोगों ने जो बैक्टीरिया है यू बैक्टीरिया, उसको अभी हमने उसके रेस्पिरेशन के बेस पे डिवाइड किया। अब हम इसके सेकंड बेस पर आते हैं, विच इज ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, कि बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन का मोड कैसा है। अब देखो, अगर हम न्यूट्रिशन के मोड की बात करते हैं तो 2 ही तरीके का न्यूट्रिशन का मोड पॉसिबल है, या तो जो बैक्टीरिया वो अपना खाना खुद बनाएगा, या फिर जो बैक्टीरिया है वो किसी और पर डिपेंडेंट होगा खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो ऑन दिस बेसिस वी कैन डिवाइड दिस इनटू 2 फॉर्म्स। बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बनाएंगे आर प्लेस्ड अंडर कैटेगरी ऑटोट्रॉफिक, और जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स और समवन एल्स, तो उसे हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के साथ। अब एक बात ध्यान रखना, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का मतलब है कि जिसके अंदर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी खाना खुद से बना रहे हैं। अब ये जो खुद से खाना बनाया जा रहा है ये 2 वेज में पॉसिबल है, या तो फोटोसिंथेसिस करके सिंथेसाइज होगा, या फिर किसी और केमिकल से अपना न्यूट्रिशन लिया जाएगा। न्यूट्रिशन खुद लिया जा रहा है, सोर्स कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको हम ऑटोट्रॉफिक कैटेगरी में प्लेस करते हैं। तो इसके अंदर भी हमें 2 ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला ग्रुप जो है वो है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑटोट्रॉफ्स हैं जो कि अपना खाना कैसे बनाएंगे, विच प्रिपेयर्स देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको ध्यान होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। ये जो कंडीशन है ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होती है। ठीक है, अब उस पे जाने से पहले एक बार सुनो, फोटोसिंथेटिक जो बेसिकली जो भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसका मतलब है कि उनके अंदर कुछ ऐसे पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं जो पिगमेंट्स हेल्प करेंगे उन्हें सनलाइट को ट्रैप करने में। बिकॉज अगर हर सेल सनलाइट को ट्रैप कर सकता और यूटिलाइज कर सकता तो फिर सभी लोग ऑटोट्रॉफ्स हो जाते, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि बिकॉज फोटोसिंथेसिस को कुछ स्पेशल पिगमेंट्स की जरूरत होती है, और उन पिगमेंट्स को अगर आपको याद हो तो अगर ग्रीन, I should not use this marker because it is not visible to you, तो इसको यूज नहीं कर रहे अभी। हम शुरू करते हैं। फोटोसिंथेसिस जो है वो ग्रीन प्लांट्स में एक क्लोरोफिल ए करके पिगमेंट होता है, इसी पिगमेंट से मिलता जुलता एक पिगमेंट बैक्टीरिया में प्रेजेंट है और उसे हम बोलते हैं बैक्टीरियोक्लोरोफिल। यानी ये क्लोरोफिल बैक्टीरिया में मिल रहा है तो नाम पड़ गया इसका बैक्टीरियोक्लोरोफिल। ये जो बैक्टीरियोक्लोरोफिल है ये रिजेंबल करता है ग्रीन प्लांट्स में मिलने वाले क्लोरोफिल ए को, एंड इट विल हेल्प इन द एंट्रैपमेंट ऑफ सनलाइट बिकॉज बाय यूजिंग दैट the bacteria can produce its own food। तो वहां पर बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकता है। अगर मैं बात करूं नॉर्मल कंडीशन की, तो नॉर्मल कंडीशन यानी यूकैरियोट्स में बेसिकली होता क्या है कि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का यूज होता है टू फॉर्म ग्लूकोज। अब एक बात ध्यान रखना, वाटर क्यों यूज हो रहा है, बिकॉज वाटर विल एक्ट एज हाइड्रोजन डोनर। जो वाटर है वो हाइड्रोजन डोनेट करता है, तो ये हाइड्रोजन डोनर की तरह वाटर एक्ट करता है, और क्योंकि इसके साथ में ऑक्सीजन है तो यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज होती है बिकॉज हाइड्रोजन डोनर की तरह एक्ट कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल है।
ऐसा जो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है, इस टाइप के फोटोसिंथेसिस को हम बोलते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, बिकॉज यहाँ पर जनरेशन किसकी हो रही है, ऑक्सीजन की हो रही है। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स यानी कि जैसे कि हमारे ये यू बैक्टीरिया, इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं है कि वाटर हैज टू बी दी हाइड्रोजन डोनर। कोई भी केमिकल हाइड्रोजन डोनर की तरह एक्ट कर सकता है बशर्ते वो हाइड्रोजन दे पाए। तो वहां पर जैसे मान लो वाटर की जगह अगर H2S हो गया, ठीक है, तो हाइड्रोजन तो अभी भी मिलेगा और जो ग्लूकोज है वो अभी भी फॉर्म होगा, लेकिन इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन दिस टाइम दिस सल्फर विल रिलीज आउट। तो यहाँ पर किसी तरीके का कोई ऑक्सीजन नहीं रिलीज हुआ है, तो इसीलिए प्रोकैरियोट्स में होता है एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की जनरेशन नहीं है। तो ये हमारा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स यहाँ पर फिनिश हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं हमारे ऑटोट्रॉफ्स की सेकंड कैरेक्टर पे। ऑटोट्रॉफ की जो सेकंड कैरेक्टर है, बेसिकली जो सेकंड कैटेगरी है, ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स थे। अब है हमारे पास कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, ये है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। अब ध्यान से सुनना, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ये ऐसे ऑटोट्रॉफ्स हैं जिन्हें अपने नरिशमेंट के लिए फोटोसिंथेसिस की जरूरत नहीं है। ये किसी भी केमिकल, बेसिकली कोई भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करके अपना न्यूट्रिशन इनटेक करते हैं। इसके अंदर हम प्लेस करते हैं नाइट्रीफाइन या नाइट्रोफाइन बैक्टीरियाज को, ठीक है। बेसिकली ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये जो अमोनिया प्रेजेंट है, इस अमोनिया को ये पहले कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट में और फिर कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट में और अपना न्यूट्रिशन यहीं से इनटेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो जैसे नाइट्रोजन का इनटेक हो रहा है, कई जगह पर फास्फोरस का भी इनटेक हो सकता है। तो ये जो बैक्टीरिया है ये न्यूट्रिएंट साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब हम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ रहे हैं या फिर हम फास्फोरस साइकिल पढ़ रहे हैं, सल्फर साइकिल पढ़ रहे हैं, वहां पर ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स बहुत काम आते हैं। और आर्की बैक्टीरिया जो हम अभी पढ़कर आए हैं ना, आर्की बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं, ठीक है। उनके अंदर कीमोसिंथेसिस होता है, खाना खुद बनाएंगे लेकिन बाय कीमोसिंथेटिक यानी बेसिकली बाय यूजिंग अ केमिकल। तो यहाँ पर इस अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट किया और इनको हम एक कैटेगरी में प्लेस करते हैं नाइट्रीफाइन या नाइट्रोफाइन बैक्टीरिया बोल के। और इसके बेस्ट एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास और एक और एग्जाम्पल है नाइट्रोकोकस। अगर कोकस ध्यान हो तो कोकस का मतलब होता है स्फेरिकल शेप। तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स में हमने पढ़ लिया कि किन्हें हम कीमोसिंथेटिक में प्लेस करते हैं, व्हिच विल यूज सम काइंड ऑफ केमिकल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस टू डिराइव देयर न्यूट्रिशन। अब यहाँ पर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स खत्म होता है और हम आ जाते हैं हमारे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, यहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो अपना खाना खुद से फॉर्म नहीं करेगा और वो डिपेंडेंट होगा किसी दूसरी ऑर्गेनिज्म पे। अब ये जो हेट्रोट्रॉफिक फॉर्म है, ये हेट्रोट्रॉफिक फॉर्म अलग अलग बेसिकली कैटेगरीज इसमें नजर आती हैं। जैसे सबसे पहली कैटेगरी है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक का मतलब ध्यान रखना, दो चीजें हैं, इसका भी फायदा इसका भी फायदा। यहाँ पर मैं एग्जांपल लेती हूँ एक बैक्टीरिया का जिसका नाम है राइजोबियम। ये जो राइजोबियम है ये लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं ना, उनकी रूट्स के साथ एक एसोसिएशन फॉर्म करता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स यानी जिसमें मटर वगैरह वाली जो फैमिली है उसको हम प्लेस करते हैं। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में ये राइजोबियम बैक्टीरिया उसकी रूट्स में एक एसोसिएशन फॉर्म करके रहता है। राइजोबियम तो इस प्लांट को सोयल में से नाइट्रोजन फिक्स करके देगा, बिकॉज क्या है, नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स अमाउंट में सोयल में प्रेजेंट होते हैं, यानी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, इट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट वाया इट्स रूट। तो उसको थोड़े से स्मॉलर पीसेस में डिग्रेड करके ये राइजोबियम देता है ताकि प्लांट्स को नाइट्रोजन अवेलेबल हो जाए। बदले में ये प्लांट इस राइजोबियम को क्या देगा, इसे शेल्टर देगा और इसे फूड देगा। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया है उसने अपना खाना खुद नहीं बनाया है, वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसी एसोसिएशन को हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन क्योंकि यहाँ पर फायदा दोनों का हो रहा है, इसको भी कुछ प्लस में मिल रहा है, इसको
उसको भी कुछ प्लस में मिल रहा है, इसलिए हमने इसे प्लेस किया सिम्बायोटिक एसोसिएशन में। अगर इसके बाद मैं एक और एसोसिएशन की आपसे बात करूं तो एक एसोसिएशन होती है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि होस्ट से न्यूट्रिशन लिया जाता है और यहाँ पर सिर्फ एक ही को बेनिफिट होगा, होस्ट को बेनिफिट हो ना हो, इट इज नॉट कंपल्सरी। जैसे अगर हम बात करें जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में एक ई कोलाई करके एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। ई कोलाई करके ये जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है इसकी फुल फॉर्म है इशरीशिया कोलाई। ये इशरीशिया कोलाई जो है ये हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है और जब कभी भी विटामिन B12 या फिर विटामिन K का सिंथेसिस होता है तो उसमें ये ई कोलाई बहुत हेल्प करता है और इन रिटर्न हमारी बॉडी क्या है, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करी है। लेकिन ये हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन ड्राइव कर रहा है ना, हमारी बॉडी के अंदर है, तो इसे हम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं क्योंकि ये पैरासाइट है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। इसी तरीके से एक और एसोसिएशन देखने को मिलती है हेटेरोट्रॉफी के अंदर जिसे हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है जहां पर जो फीडिंग है वो डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे होती है, सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर को डीके किया जाता है और ये जो है सबसे बेस्ट कैटेगरी फॉर्म करते हैं डीकम्पोजर्स के अंदर और इसका बेस्ट एग्जांपल है क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है। ये भी एक बैक्टीरिया है जो कि सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है। अब देखो हेटेरोट्रॉफिक मोड के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि बहुत इकोनॉमिक है यानी बहुत बेनिफिशियल है, वहीं पर कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो बेनिफिशियल नहीं है। अगर मैं बेनिफिशियल की बात करूं यानी ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे लिए काफी अच्छे हैं, उसमें आपने एक तो ये देख लिया कि देखो राइजोबियम जो अच्छा है क्योंकि ये पी प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, तो हम लोग पी प्लांट को कंज्यूम करते हैं तो ये इकोनॉमिक है। तो पहला तो जो इसका बेनिफिट है, जो अच्छा यूज है वो राइजोबियम का देख लिया। इसके अलावा अगर आपको ध्यान हो, घर में मम्मी जब दही जमाती है उसे हम कर्डलिंग बोलते हैं, तो क्या करती है गर्म दूध के अंदर थोड़ी सी दही डालती है, उस दही को हम बोलते हैं इनोक्युलम, क्योंकि वो उस दूध के अंदर एक कर्डलिंग रिएक्शन शुरू करना चाहती है ताकि जो मिल्क प्रोटीन है, जो कैसीन प्रोटीन है वो ब्रेक करे, ठीक है, और कर्ड फॉर्मेशन हो। तो वहां पर थोड़ा सा वो इनोक्युलम डाल रहे हैं ताकि रिएक्शन शुरू हो जाए। उस इनोक्युलम के अंदर क्या होता है, उस इनोक्युलम के अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और ये लैक्टो यानी लैक्टोज, मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए हम लैक्टोज टर्म यूज करते हैं। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो कर्डलिंग ऑफ मिल्क को इनिशिएट करता है, यानी दही जमने का जो फेनोमेना है उसमें जो आप दही डाल रहे हो एक्चुअली में दही में ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ये दही फॉर्मेशन में हेल्प करें, कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करें, तो ये भी काफी बेनिफिशियल है। इसके अलावा ई कोलाई हमारी बॉडी में विटामिन B12 में हेल्प करे तो ये भी बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन ये हमेशा बेनिफिशियल नहीं होते, कुछ बार ये हार्मफुल भी होते हैं। जैसे मैं बात करूं अगर की, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करती हूँ सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो बॉडी में टाइफाइड बीमारी करता है, ठीक है। तो जो टाइफाइड होता है वो इसी बैक्टीरिया की प्रेजेंस की वजह से होता है। इसके अलावा जब मैं आपको विब्रियो शेप्ड बैक्टीरिया पढ़ा रही थी उसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था विब्रियो कॉलरे, और ये जो विब्रियो कॉलरे है ये बॉडी में कोलेरा डिजीज कॉज करता है, इसलिए ये भी जो है हार्मफुल है बॉडी के लिए। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल जिसे हम बोलते हैं डिप्लोकोकस निमोनिये, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना डिप्लोकोकस यानी जो मैंने आपको पहले बताया था जिसमें दो शेप होती है, तो ये जो डिप्लोकोकस निमोनिये है ये नाम से पता चल रहा है ये निमोनिया कॉज करता है। तो हमेशा जो बैक्टीरिया है वो अच्छे हो ये जरूरी नहीं है, कुछ केसेस में ये हार्मफुल भी है, कुछ केसेस में ये बेनिफिशियल भी है। जो आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं उसमें मैंने सिर्फ 3 एग्जांपल्स बताए हैं, नोट्स में और भी एग्जांपल्स हैं तो आप उनको लर्न कर लेना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किन किन केसेस में जो बैक्टीरिया है वो हार्मफुल हो सकता है। अब हम बात कर चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, तो अब अगली क्लासिफिकेशन आ जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन।
तो अब हमारा आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो रिप्रोडक्शन के बेस पे हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको डिवाइड कर सकते हैं दो फॉर्म में, क्योंकि रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है, ठीक है। या तो जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल हो सकता है, या फिर जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल हो सकता है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी कई बार बोलते हैं, लेकिन ये बोलना सही नहीं है, लेकिन जनरली बोलेंगे। क्यों नहीं बोलते ये आप जब 12th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे या थोड़ा आगे जब जाओगे तो डिटेल में समझ आ जाएगा। फिलहाल इतना ध्यान रखो, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत है। दैट्स व्हाई दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल, यानी एक ही पेरेंट चाहिए। ऑल्सो देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटीरियल, जेनेटिक मटीरियल की कोई मिक्सिंग नहीं होती, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल चाहिए एक फीमेल चाहिए, दोनों साथ में आएंगे, फ्यूज करेंगे और उसके बाद जाइगोट फॉर्म होता है। तो दोनों, इसका कुछ प्लस कैरेक्टर है, इसका कुछ प्लस कैरेक्टर है, अगली जनरेशन में दोनों का प्लस प्लस चला जाएगा, अच्छी बात जो है। तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का कॉम्बिनेशन क्रॉसिंग होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई क्रॉसिंग नहीं होती। तो जो बैक्टीरिया है, या बेसिकली मैं बोलूँ जो यू बैक्टीरिया है, वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि एसेक्सुअल मोड जो है रिप्रोडक्शन का ये अलग अलग तरीके से होता है। अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोग बडिंग और ये सब, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, ये सारी फ्रेगमेंटेशन, ये सब चीज़ें आप लोग पहले पढ़कर आए हो 10th में, फिजन भी पढ़ा होगा। तो बैक्टीरिया के अंदर जो सबसे कॉमन मोड है रिप्रोडक्शन का वो है बाइनरी फिजन, ठीक है। बाइनरी फिजन जो है वो सबसे कॉमन मोड है। बाइनरी फिजन के अंदर होता क्या है कि बेसिकली ये जो है नॉर्मल बैक्टीरिया प्रेजेंट है और ये इसका न्यूक्लियोइड है जिसके पास जेनेटिक मटेरियल है। सबसे पहले क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा जेनेटिक मटेरियल का, जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो रेप्लिकेट होगा। रेप्लिकेट होने का मतलब है कि दो कॉपीज फॉर्म होंगी। इसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस देखो, काइनेसिस इज फॉर डिवीजन और साइटो मतलब साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म ऐसे आधा आधा डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास दो सेल जो है बैक्टीरिया के वो फॉर्म हो जाएंगे। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, जिसमें एक सेल से दो सेल फॉर्म होते हैं। इसके अलावा ये जो बाइनरी फिजन है ये हमेशा होता है फेवरेबल कंडीशन में, जब बैक्टीरिया के एनवायरनमेंट की सारी कंडीशन फेवरेबल है, इनफ अमाउंट में न्यूट्रिएंट भी प्रेजेंट है, पीएच भी सही है, टेम्परेचर भी सही है, तो ही ये बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। अगर बैक्टीरिया के चारों तरफ एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं है, यानी एडवर्स एनवायरनमेंट है या अनफेवरेबल एनवायरनमेंट है, तो उस कंडीशन में एंडोस्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलती है, ठीक है। ये एंडोस्पर्म फॉर्मेशन कब देखने को मिलती है, जब बैक्टीरिया कैसी कंडीशन में है, अनफेवरेबल कंडीशन में। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन में क्या होता है कि ये बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया का यहाँ पर न्यूक्लियोइड है जिसके पास जेनेटिक मटेरियल है। जैसे ही एडवर्स कंडीशन आएगी ये न्यूक्लियोइड अपने चारों तरफ एक सिस्ट फॉर्म करता है। सिस्ट का मतलब है एक काफी हार्ड शेल फॉर्म करता है, और ये जो सिस्ट फॉर्म हुई है, इस सिस्ट फॉर्म होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं कैप्सुलेशन। तो बेसिकली क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियोइड है ये एक कैप्सूल में प्रोटेक्टेड हो गया, मतलब प्रोटेक्शन के लिए इसने चारों तरफ सिस्ट फॉर्म कर लिया और अभी ये कैप्सूल के अंदर प्रोटेक्टेड है। इसका जो बाकी सेल है वो डिजेनरेट कर जाएगा, सिर्फ जो न्यूक्लियोइड है वो सरवाइव करेगा। अब क्योंकि न्यूक्लियोइड के चारों तरफ तो शेल है, तो यानी कि एडवर्स कंडीशन आएगी तो भी ये सरवाइव कर जाएगा। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी, यानी कि एनवायरनमेंट अच्छा हो गया, सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाएंगी, तो ये जो सिस्ट है या ये जो कैप्सूल है, ये कैप्सूल बाइनरी फिजन करके डिवाइड कर जाएगी, ठीक। अब हम आते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर कंबाइन होते हैं दो जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, कंबाइनिंग ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये बैक्टीरिया के अंदर दो तरीके से देखने को मिलता है। पहला जो टर्म है वो है ट्रांसफॉर्मेशन, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन टर्म है इट वाज गिवन बाय ग्रिफिथ, ठीक है। आप लोग 12th क्लास के अंदर जाके एक चैप्टर पढ़ोगे जो कि जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट ही ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली क्या होता
है कि जेनेटिक मटेरियल ऑफ वन बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म्स द अदर बैक्टीरिया, ठीक है, यानी ट्रांसफॉर्म्स द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अदर बैक्टीरिया, सॉरी ट्रांसफॉर्म्स द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अदर बैक्टीरिया, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में जैसे ट्रांसफर होता है तो वो उस बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर देता है। इसके बाद एक सेकंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है कॉन्जुगेशन, ठीक है। कॉन्जुगेशन में बेसिकली होता क्या है, बैक्टीरिया में दो स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया में ऐसे मेल और फीमेल तो होता नहीं, लेकिन बैक्टीरिया में पॉजिटिव स्ट्रैंड और नेगेटिव स्ट्रैंड बोल देते हैं हम इनको सेपरेट करने के लिए। पॉजिटिव स्ट्रैंड, अच्छा उस पे जाने से पहले यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोइड। अब देखो पॉजिटिव स्ट्रैंड उस ही बैक्टीरिया को बोला जाता है जिसके पास एक सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है, और इस सर्कुलर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। इस प्लाज्मिड के ऊपर एक एफ जीन लोकेटेड है, तो जिस भी बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव स्ट्रैंड, और जिसके अंदर ये एब्सेंट होता है उसे हम बोलते हैं नेगेटिव स्ट्रैंड। कॉन्जुगेशन में होता क्या है कि ये दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे की एडजेंसी में आएंगे, एक दूसरे के क्लोज आएंगे, और इनके बीच में एक ब्रिज फॉर्मेशन होगी, ठीक है, एक कॉन्जुगेट ब्रिज फॉर्मेशन होगी। उसमें होगा क्या कि ये जो दो कंडीशंस पॉसिबल है। पहली कंडीशन कि ये जो प्लाज्मिड है, जैसे यहाँ पर रेप्लिकेट हुआ था जेनेटिक मटेरियल, उसी तरीके से ये प्लाज्मिड अपनी दो कॉपी फॉर्म करेगा। एक कॉपी तो नेगेटिव स्ट्रैंड को भेज देगा और एक कॉपी इसके पास खुद रिटेन कर लेगा। अब देखो इसके पास खुद की कॉपी रह गई तो यानी ये पॉजिटिव स्ट्रैंड रहेगा, और इस वाले स्ट्रैंड को भी प्लाज्मिड मिल गया तो ये नेगेटिव स्ट्रैंड कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव स्ट्रैंड में। तो पहला तो सिनेरियो पॉसिबल है ये। दूसरे सिनेरियो में क्या होगा, प्लाज्मिड कॉपी नहीं बनाएगा, तो ये प्लाज्मिड एज इट इज इस ब्रिज से दूसरे में चला गया, दूसरे नेगेटिव स्ट्रैंड में। तो होगा क्या, नेगेटिव स्ट्रैंड को प्लाज्मिड मिल गया तो वो पॉजिटिव स्ट्रैंड बन गया, और यहाँ पर क्योंकि प्लाज्मिड एक भी नहीं बचा तो ये पॉजिटिव स्ट्रैंड कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव स्ट्रैंड में। तो कॉन्जुगेशन दो वेज में आपने देख ली, या तो प्लाज्मिड कॉपी करके दोनों को एक एक दे दे, दोनों पॉजिटिव स्ट्रैंड बन जाए, और नहीं तो फिर अपना ही प्लाज्मिड जो है वो दे दे तो पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रिप्रोडक्शन का था जिसपे हमने दो तरीके से पढ़ा, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। यहाँ पर हमने बाइनरी और एंडोस्पर्म फॉर्मेशन पढ़ा, और इधर ट्रांसफॉर्मेशन और कॉन्जुगेशन पढ़ा, ठीक है।